गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। थर्ड टाइप की हमने हमारी ब्रांच पढ़ा था उसमें कि कॉस्ट प्राइस पे हम गुड्स की डिलीवरी नहीं करते बल्कि सेल प्राइस पे या इनवॉइस वैल्यू पे हम गुड्स की डिलीवरी करते हैं ब्रांच को। तो प्रैक्टिकल उसका करके हम देखते हैं। मल्होत्रा लिमिटेड हैज़ ए ब्रांड एट अजमेर टू विच ऑल गुड्स आर इनवॉइस्ड at cost plus 20%. Branch keeps its own sale ledger and deposits all cash received daily to the head office account. All branch expenses are to be paid by head office. Prepare branch account as on 31st March 2012 from the following। कहता है कि मल्होत्रा लिमिटेड शाखा है हमारी। अब यहाँ पे देखो, थ्योरी में हमने पढ़ा था कि हमने ये देखना पड़ेगा कि वो कॉस्ट प्राइस पे बढ़ा हुआ मूल्य है उस पे हमने गुड्स की डिलीवरी करी है या सेलिंग प्राइस का इंक्रीज्ड वैल्यू है उस पे हमने गुड्स की डिलीवरी करी, क्योंकि दोनों के फॉर्मूले हमारे अलग लगेंगे। अगर कॉस्ट प्राइस के ऊपर एडिशनल वैल्यू लगा के माल भेजा है तो रेट 100 प्लस रेट आपका होगा। फॉर्मूला आपने ये अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज आपने ये करना है। तो क्वेश्चन में साफ साफ आपका लिखा हुआ है कॉस्ट प्लस, तो इट मीन्स आपका फॉर्मूला कौन सा आपने यूज करना है, ऑन कॉस्ट प्राइस फॉर्मूला। ठीक है। कहता है कि सारे के सारे जो खर्चों की पेमेंट है वो हेड ऑफिस करता है, जैसे कि नॉर्मल अब तक हमारा चला हुआ है, और जो भी कैश मिलता है सेल करने से ब्रांच को वो सारा का सारा डिपॉजिट करवा देता है हेड ऑफिस को। तो स्टेटमेंट दी हुई है, हमने ब्रांच अकाउंट बनाना है हमारा किस डेट को, 31 मार्च 2012। तो स्टेटमेंट दी हुई है कुछ, इनके बेस पे हम हमारी ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2011, ठीक है, 2011 को 1 अप्रैल को स्टॉक की वैल्यू दी हुई है। ब्रांच अकाउंट हमने कब प्रिपेयर करना है, 31 मार्च 2012 को, ठीक है, लेकिन ये कब की वैल्यू दी गई है, 1 अप्रैल 2011। तो इट मीन्स हमारा ये क्या है, स्टॉक की ओपनिंग वैल्यू। उसके बाद आपको स्टॉक दिया हुआ है 31 मार्च 2012 को, इट मीन्स आपका ये क्लोजिंग स्टॉक है। उसके बाद स्टेटमेंट है गुड्स सेंट टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान शाखा को माल भेजा। ठीक है, जो भी पूरे साल के अंदर गुड्स की डिलीवरी करवाई है 3,90,000 की। उसके बाद है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, जो गुड्स की डिलीवरी हमने करी थी उसमें से कुछ अमाउंट वैल्यू है गुड्स का, वो हमने वापस कर दिया। उसके बाद आपको टोटल सेल दी गई है, कैश सेल आपकी दी गई है, डेटर्स आपके दिए गए हैं ऑन 1 अप्रैल 2011 और 31 मार्च 2012। ठीक है, तो जो आपका 1 अप्रैल 2011 को है ये आपका हो गया ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर, और 31 मार्च 2012 को दिया गया है, तो इट मीन्स आपका ये क्या है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स। उसके बाद है डिस्काउंट टू डेटर्स, डेटर्स को हमने डिस्काउंट दिया, ये खर्चे हुए हमारे, रेंट हमारा पेमेंट हमने करी, सैलरी की पेमेंट करी, कुछ जनरल एक्सपेंसेस हुए, कुछ माल है हमारा वो रास्ते में है 31 मार्च 2012 को। उसके बाद है कंप्यूटर परचेज्ड बाय हेड ऑफिस फॉर द ब्रांच, ब्रांच के लिए कंप्यूटर परचेज किया किसने, हेड ऑफिस ने, उसके ऊपर आपने 15% डेप्रिसिएशन लगाना है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि सेकेंड टाइप की जो हमारी ब्रांच थी उसमें कि अगर आप क्रेडिट सेल करते हो तो आपके पास में 3 जो इम्पोर्टेंट आइटम है, जो स्टेटमेंट है वो होनी चाहिए, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। क्वेश्चन में आपने पूरी की पूरी स्टेटमेंट पढ़ ली, आपने ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर देखा और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर देखा, बट आपके सामने कहीं भी कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स नहीं आया, तो इट मीन्स ये आपकी मिसिंग फिगर है। मिसिंग फिगर निकालने के लिए हमने सॉल्यूशन देखा था, क्या करना पड़ेगा, मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट की डेबिट साइड में आप क्या लिखोगे, सबसे पहला जो आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स क्वेश्चन में हमने देखा था 25,000 का। उसके बाद हमने सेकेंड एंट्री कौन सी करनी होती है, क्रेडिट सेल की। अब क्वेश्चन में क्रेडिट सेल साफ साफ आपको कहीं भी लिखी हुई नहीं दिख रही है, बट यहाँ पे आपको टोटल सेल दी हुई है और कैश सेल दी हुई है। इट मीन्स आप टोटल सेल में से कैश सेल को लेस करोगे तो बचा हुआ आपके पास पार्ट कौन सा होगा, क्रेडिट सेल का। तो
ये दोनों की दोनों आप यहाँ पे एडजस्टमेंट कर दोगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ डेटर्स और आपका जो क्रेडिट सेल्स है वो। उसके अलावा मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट में आपने कुछ नहीं लिखना होता। क्रेडिट साइड है हमारी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ये हमारे पास है ही नहीं, हमने छोड़ देना है। अगर होता तो सबसे पहले हम इसी को लिखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास नहीं है तो हमने इसको छोड़ देना है। उसके बाद हमने डेटर्स को डिस्काउंट दी है, वो अमाउंट हमने डालना है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर हमारा दिया हुआ है 33,000 का, ये हमने कर देना है, ठीक है। हमने इसका टोटल क्या 320 हमारा आया। अब 320 इस साइड का भी आना है, लेकिन हमारे पास ओनली 1900 रुपये ये है और 33 हमारे पास ये है। लेकिन इक्वल करने के लिए हमने हमारे पास अब कितना बैलेंस बचेगा, 2,85,100 रुपये। तो अब जो ये वाला अमाउंट है ये किसकी वैल्यू है, आपके जो आपकी मिसिंग फिगर थी, यानी कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ठीक है। रिपीट कर देती हूँ मैं, जब भी आपकी क्रेडिट सेल होती है तो आपके पास में ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर होना चाहिए, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स होना चाहिए और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स होना चाहिए। क्वेश्चन में आपने ध्यान से देखना है कि ये तीनों चीज़ें अगर आपकी दी हुई हैं तो मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट आपको बनाने की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट ब्रांच अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्रेडिट सेल दी गई है तो आपने ये तीनों चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। लेकिन आपके पास क्वेश्चन में आपने अभी देखा कि सिर्फ हमारे पास में डेटर्स का, तो आपके पास सिर्फ ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर दिया हुआ है और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर दिया हुआ है, लेकिन आपके पास में कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स नहीं है जिसकी आपको ज़रूरत है, ठीक है। वो निकालने के लिए आपने मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट का फॉर्मेट है वो आप याद करिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे सिर्फ आपने जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स होता है और जो क्रेडिट सेल होती है उसकी वैल्यू है डेबिट साइड में लिखनी होती है, अगर दी हुई है तो, ठीक है। अदरवाइज आप नहीं लिखोगे क्योंकि हो सकता है कि यही वाला आपका मिसिंग हो, ठीक है। अगर दोनों दी हुए हैं तो आप लिख दोगे, अदरवाइज आप जो भी आपको दिया हुआ है इन दोनों में से वो आप लिखोगे। इस साइड आपने जो डेटर्स से रिलेटेड आपकी एंट्रीज हैं वो दिखानी होती हैं। हमने डेटर्स को डिस्काउंट दिया 1900 रुपये का, वो आपका लिख दिया। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स दिया हुआ था वो आपने लिख दिया। अब दोनों का जो टोटल है वो सेम आना चाहिए। हमारे इस साइड का 320 आया है, इस साइड का भी हमने 320 लेके आना है। तो बचा हुआ जो इनके बीच का जो डिफरेंस हो गया वो हमारे मिसिंग जो फिगर है उसकी वैल्यू होती है। मिसिंग हमारे पास में क्या है, अब कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। अब आगे जो भी आपकी सिंपल जो ब्रांच अकाउंट है वो आपने प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले आपने क्या किया, डेबिट साइड में आप क्या करते हो, आपके पास जो ओपनिंग बैलेंस होता है चाहे वो गुड्स का हो चाहे वो डेटर्स का हो, किसी भी टाइप का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो आप डेबिट साइड में लिखोगे, ठीक है। आपको स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 33,000, डेटर्स का दिया हुआ है 25,000, ये आपने लिख दिया। उसके बाद है कुछ सामान है आपने अपने हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा था उसकी वैल्यू लिख दी है। खर्चों की पेमेंट करी थी आपने, ठीक है। रेंट एंड टैक्सेस की पेमेंट करी थी, सैलरी की पेमेंट करी थी, जनरल एक्सपेंसेस की पेमेंट करी थी, आपने वो लिख दिए। उसके बाद आपने ब्रांच के लिए कंप्यूटर भी परचेज किया था 32,000 का, वो आपने लिख दिया, ठीक है। सिंपल जो आपकी एंट्री थी वो आप कर चुके, इनके अलावा आपने अभी कुछ नहीं करना, ठीक है। दूसरी साइड है हमारा, अब क्या करोगे, हमारा जो बढ़ा हुआ मूल्य है उसकी बात हमने करी थी। यहाँ पे देखिए कि जो बढ़ा हुआ जो हमारी इंक्रीज्ड वैल्यू है उसकी एडजस्टमेंट हमने करनी होती है। अब ओपनिंग स्टॉक में हमारी जो इंक्रीज्ड वैल्यू है उसकी एडजस्टमेंट हम कहाँ पे करेंगे, ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट में। आप यहाँ पे देखिए ओपनिंग बैलेंस आपका कितना है 33, ठीक है। ये तो आपने इस साइड लिख दिया, लेकिन इसके जो बढ़े हुए मूल्य की जो एडजस्टमेंट है वो आप कहाँ पे करोगे, इसकी ट्रीटमेंट क्रेडिट साइड में। तो आपने वो कैसे करनी है, सबसे पहले आप इसकी वैल्यू देखिए, स्टॉक के ओपनिंग बैलेंस कितना है आपका 33, ठीक है। अब हमने स्टार्टिंग में ये देखा था कि हमारा बढ़ा हुआ मूल्य कितना है 20%, ये ऑन कॉस्ट है, ठीक है। 20% है, ऑन कॉस्ट है। ऑन कॉस्ट है तो कौन सा फॉर्मूला आपने यूज करना है, इनवॉइस प्राइस मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। तो आपका यहाँ पे इनवॉइस प्राइस कितना है, ओपनिंग स्टॉक आपका कितना है 33, डिवाइड बाय रेट जो आपकी है, रेट आपकी कितने क्वेश्चन में दी गई है 20%,
डिवाइड बाय 100 + 20, ठीक है, यानी कि जो आपकी रेट दी हुई है तो 120। तो 33 का आप 20/120 निकालोगे तो आपका यहाँ पे आ गया 5,500 रुपये, ठीक है। जो भी हमारा ओपनिंग बैलेंस था उसके बढ़े हुए मूल्य की हमने यहाँ पे ट्रीटमेंट कर दी, ठीक है। उसके बाद है जो गुड्स हमने भेजा, जो वापस भेजा, जो ब्रांच को भेजता है हेड ऑफिस वो हमने डेबिट साइड में लिखना होता है, और जो रिटर्न करता है ब्रांच हेड ऑफिस को वो हमने इस साइड लिखनी होती है। ये हम कर चुके, ठीक है। अब हमने ये जो सामान भेजा गुड्स एंड टू ब्रांच, अब इसके बढ़े हुए मूल्य की भी हमने एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। जो गुड्स एंड टू ब्रांच है इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी, तो इसकी जो एडजस्टमेंट है वो हम क्रेडिट साइड में करेंगे। अब इसकी एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे, हमने कितना सामान भेजा है हेड ऑफिस ने ब्रांच को, 3,90,000 रुपये का, लेकिन उसमें से 13,500 का सामान हम वापस कर चुके हैं हेड ऑफिस को, ठीक है। अब तो 3,90,000 में से आप सबसे पहले 13,500 लेस करोगे, उसके बाद आप उस बढ़े हुए मूल्य की एडजस्टमेंट करोगे, यानी कि 3,90,000 में से 13,500 लेस करने के बाद आपका जो रिमेनिंग अमाउंट आएगा उसके ऊपर आपने 20/120 करना है, ठीक है। तो आपका ये अमाउंट आप यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद है जो पैसा ब्रांच से हमें मिलता है वो डालते हैं हम, ठीक है। हमें जो कैश सेल से पैसा मिला, ठीक है, कैश सेल से जो पैसा मिलेगा एज इट इज़ हम यहाँ पे देखो 2,25,000 रुपये है, ये हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। उसके बाद हमें जो डेटर्स से पैसा मिला है वो हम लिखेंगे। मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट से हमें जो फिगर मिली थी कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ठीक है, तो डेटर से हमें कितना पैसा मिला था, 2,85,100 रुपये, ठीक है। तो आप 2,25,000 ये वाले लिखोगे, प्लस आप कितने करोगे 2,85,100 रुपये। तो इसका मतलब है कि ब्रांच से टोटल पैसा हमें कितना मिला है, 5,10,100 रुपये। उसके बाद आप सबसे लास्ट में क्या डालते हो, जो आपका क्लोजिंग बैलेंस होता है, ठीक है। स्टॉक का आपका क्लोजिंग बैलेंस स्टेटमेंट में आप देखना 39,000 है, डेटर्स का 33 है। अब यहाँ पे देखिए कंप्यूटर का लिखा हुआ है 27,200 रुपये। अब यहाँ पे हमने ये इस साइड भी हमारा लिखा हुआ है, डेबिट साइड में भी कंप्यूटर आपका आया था। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर हमने परचेज किया था 32,000 रुपये का, ठीक है। ये खर्चा हो गया ब्रांच के ऊपर, तो हमने इसको यहाँ पे डाल दिया था, ठीक है, डेबिट साइड में खर्चों में। लेकिन इसने फिर ये भी बोला कि इसके ऊपर 15% की रेट से डेप्रिसिएशन लगाना है, ठीक है। टोटल वैल्यू इसकी कितनी थी, 32,000 रुपये की। 15% की रेट से डेप्रिसिएशन लगाने के बाद इसकी जो वैल्यू बचेगी वो कौन सी वैल्यू मानी जाए, वो क्या माना जाएगा, स्टॉक माना जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक माना जाएगा, किसका, एसेट्स का, ठीक है। अब हमने खरीदा था 32,000 रुपये का, ठीक है, 32,000 का खरीदा था, 15% का डेप्रिसिएशन हमने उसके ऊपर लगा दिया, ठीक है। तो ये अमाउंट लेस करने के बाद कुछ ना कुछ तो उसकी वैल्यू बचेगी ना, ठीक है। तो जो वैल्यू बची अब लास्ट में हम उसको क्या मान लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंप्यूटर, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एसेट्स। तो हम क्लोजिंग स्टॉक में उसको दिखा देंगे 27,200, ठीक है। 15% हम जो डेप्रिसिएशन है वो लेस कर देंगे। जो गुड्स इन ट्रांजिट है वो हम यहाँ पे 6600 रुपये है, ये वाले दिखाएंगे, ठीक है। अब देखो जिस तरीके से हमारा यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक था उसके बढ़े हुए मूल्य की एडजस्टमेंट हमने इस साइड करी थी, तो अब यहाँ हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है उसके बढ़े हुए मूल्य, जो बढ़ा हुआ मूल्य है हमारा इंक्रीज्ड प्राइस है, उसकी एडजस्टमेंट हमने डेबिट साइड करनी है। तो हमारा जो स्टॉक है 39,000, ठीक है, इसका हमने कर दिया 20/120। अब और गुड्स हमारा कौन सा है, 6600 रुपये का ये वाला है, तो इसकी भी एडजस्टमेंट हमने कर दी 20/120 ऑफ 6600 रुपये, ठीक है। तो 1100 रुपये हमारे ये आ गए, टोटल हमारे हो गए 7,600 रुपये, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप इन दोनों साइड का टोटल करके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि आपका जो प्रॉफिट है वो इतना हुआ।